Jai Hind aspirants, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करने वाले हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बीपीएससी मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के एग्जामिनेशन में। और जो विद्रोह से जनजातीय विद्रोह से जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उसमें संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी कड़ी में आज हम सभी मुंडा विद्रोह को देखने वाले हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन को देखने वाले हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि बिरसा मुंडा आंदोलन के ऊपर यदि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर 8 मार्क्स के लिए लिखेंगे। 8 मार्क्स में लिखने का मतलब है कि कम से कम 2 पेज में, आई मीन टू से 120 से लेकर के 150 वर्ड्स तक आपको लिखने हैं। हमारा जो यह सीरीज चल रहा है वो डे 25 सीरीज चल रहा है, जिसमें 25 डेज तक डेली आपको एक मॉडल आंसर उपलब्ध कराया जाएगा और यदि आप इस पर अच्छा फीडबैक देते हैं तो फिर इस सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी 25 डेज तक डेली इस सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड होंगे और उसके आंसर्स अपलोड किए जाएंगे। साथ ही वैसे एस्पिरेंट्स जो 71st बीपीएससी के एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए थे और जिनको ऐसा लगता है कि वो कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं, इन वो मेंस की तैयारी में जुटे भी होंगे। और वैसे भी एस्पिरेंट्स जो कि 72, 73, 74 बीपीएससी के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में हैं, वो एस्पिरेंट्स भी हमारे साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी भी करीबन 6 से 7 महीने का समय है जब आप प्री प्लस मेंस पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट के 3-4 महीने आप केवल प्री को देंगे एंड देन आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप मेंस पर फोकस्ड हो जाएंगे। आज जो हमारा सेशन है आई थिंक डे 8 है और इससे पहले 7 जो मॉडल आंसर्स है वो उपलब्ध हो गए हैं, जिसमें हमने आर्ट एंड कल्चर के भी 2 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मौर्य कला पर तो पूरा का पूरा नोट्स अपलोड है, जिसमें आप हर एक डायमेंशंस के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। साथ ही मधुबनी पेंटिंग पर क्वेश्चंस अपलोड है। इसके अलावा यदि बात करें भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी पर भी संविधान की जो संरचना है, उसकी मुख्य विशेषता है, उसके जो महत्व हैं, उस पर उस क्वेश्चन के आंसर अपलोड किए गए हैं 38 मार्क्स के लिए। और साथ ही भारतीय भूगोल जो मृदा अपरदन है, उसके कारण है, संरक्षण है, प्रकार है, उसके ऊपर भी आंसर्स अपलोड है। आई थिंक 7 और 8 क्वेश्चंस के आंसर्स अपलोड हैं और ये 25 डेज तक चलेगा, मतलब 25 क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे इस सीरीज़ के अंतर्गत। ये जो सीरीज़ है इसका नाम है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम डे 25। आज के सेशन में हम सभी बिरसा मुंडा आंदोलन को देखेंगे कि किस तरीके से बिरसा मुंडा आंदोलन के पीछे कारण क्या था, उसकी भूमिका कैसे लिखेंगे, मेन बॉडी कैसे लिखेंगे एंड द लास्ट कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं, देन मेन बॉडी लिखते हैं एंड सबसे लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। सबसे पहले बिरसा मुंडा आंदोलन की भूमिका को लिखने के क्रम में आप यह पाएंगे कि यह आंदोलन भारतीय इतिहास में अनेकों महान आंदोलनों में से एक है। भारतीय इतिहास में कई आंदोलन हुए हैं, जिस आंदोलन में से एक बिरसा मुंडा आंदोलन भी है, जिसने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया है। और दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में एक 20 वर्षीय व्यक्ति जिनका नाम बिरसा मुंडा था, उनके नेतृत्व में 1895 से लेकर 1899 और कहीं कहीं 1900 देखने को मिलता है। तो 1895 से करीब 1900 तक के बीच में यह युद्ध चला था, यह लड़ाई चली थी, यह जनजातीय विद्रोह जो था वो हुआ था। छोटा नागपुर के क्षेत्र में इसे उल गुलान विद्रोह भी माना जाता है। उल गुलान का मतलब होता है कि एक महान विद्रोह माना जाता है। उल गुलान विद्रोह माना जाता है किसको? बिरसा मुंडा विद्रोह को। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंट्रो लिखेंगे कि यह आंदोलन भारतीय इतिहास में अनेकों महान आंदोलनों में से एक है, जिसने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया और दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के 20 वर्षीय मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 के बीच हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र में इसे उल गुलान के नाम से भी जानते हैं। इतने लिखने के बाद
एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में पता है। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन समझ गए हैं। और अब लिखेंगे कि बिरसा मुंडा आंदोलन के पीछे का कारण क्या था। तो इसका जो कारण है वो आप अगर चाहे तो चार्ट बना करके, डायग्राम बना करके आप अपने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। कारण को यहाँ लिखा गया है जो आप देख पा रहे हैं कि सांस्कृतिक कारण रहे हैं, आर्थिक कारण रहे हैं, सामाजिक कारण रहे हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण भी थे और जबकि धार्मिक कारण भी थे। ये सभी कारण बिरसा मुंडा आंदोलन के मुख्य कारणों में से गिने जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन 38 मार्क्स में होता तो हम इस क्वेश्चन के हर एक डायमेंशंस को भी डिटेल से लिखते, जैसे धार्मिक कारण क्या थे, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, ये सब क्या थे, इसको भी लिखते। लेकिन आपको 2 पेज में ही लिखना है, 120 वर्ड्स में ही लिखना है, तो लिमिटेड वर्ड्स लिखने हैं तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप लिखेंगे इन सभी कारणों से दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर इलाके के लगभग 400 वर्ग मील क्षेत्र में निवास करने वाले मुंडाओं द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। बिरसा मुंडा आंदोलन के उद्देश्य को यदि आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि बिरसा मुंडा आंदोलन के जो उद्देश्य थे वो निम्नलिखित थे। भूमि की वापसी, ब्रिटिश शासन की समाप्ति, डिको को बाहर भगाना, धार्मिक सुधार करना और आदर्श राज्य की स्थापना इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। इसके बाद आप यह लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय विस्तार के साथ यदि आप बात करना चाहें, अगर आप डायग्राम दिखाना चाहें कि किस क्षेत्र में हुआ था, तो आप लिखेंगे क्षेत्रीय विस्तार के साथ धार्मिक एवं हिंसक प्रकृति के स्वरूप यह विद्रोह उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था। अब जानते हैं कि यह जो हमारा बिहार का मैप है, इस बिहार के मैप में जो उत्तर का भाग है इसे उत्तरी बिहार और दक्षिण के भाग को दक्षिणी बिहार बोलते हैं। दक्षिणी बिहार में जो ये नीचे वाला क्षेत्र है इसको हम झारखंड देते हैं। 45% भाग को लेकर के यह झारखंड एक नया राज्य बनाया गया था। और इसी झारखंड में जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है और सिंध भूमि का क्षेत्र है, यहीं पे इस आंदोलन की अवस्थिति, बिरसा मुंडा आंदोलन की अवस्थिति देखने को मिलती है। मतलब दक्षिणी बिहार और छोटा नागपुर क्षेत्रीय जो क्षेत्र है इसी में बिरसा मुंडा आंदोलन की अवस्थिति देखने को मिलती है। यदि आप आगे देखना चाहें बिरसा मुंडा आंदोलन के क्या परिणाम निकले, तो परिणाम भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिणाम निकले, दीर्घकालीन परिणाम निकले, राजनीतिक प्रशासनिक परिणाम निकले और आर्थिक परिणाम भी इसमें देखने को मिला। इस क्षेत्र में जो जनजातीय भूमि का सर्वेक्षण था मुंडा जनजाति के संरक्षण हेतु किया गया। बेकारी प्रथा की समाप्ति हुई, नई भूमि व्यवस्था की स्थापना हुई, जनजातियों में एकता एवं सकारात्मकता की प्रवृत्ति का विकास हुआ और साथ ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को भी लागू किया गया। ये सभी इसके परिणाम थे। बिरसा मुंडा आंदोलन की प्रकृति की यदि बात करें तो बिरसा मुंडा आंदोलन की प्रकृति में आप लिख सकते हैं कि स्थानीय व जनजातीय प्रकृति रही, उपनिवेश विरोधी रही, हिंसक, शोषण विरोधी, राष्ट्रवादी, सुधारवादी और मसीहावादी इसकी प्रकृति रही। यह अंधविश्वास से भी प्रभावित था। इस विद्रोह में बिरसा मुंडा को मसीहाई दृष्टिकोण से भी देखा जाता था। यही मसीहा है, इस दृष्टिकोण से भी देखा जाता था। यह आंदोलन हिंसक एवं उग्रवादी स्वरूप लिए हुए थे। साथ ही आप सबसे लास्ट में जब निष्कर्ष लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जनजातीय व राष्ट्रीय आंदोलनों की श्रेणी में बिरसा मुंडा आंदोलन का नया नाम अग्रणी है। इसके मूल्य वर्तमान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 26 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि वर्तमान समय में प्रासंगिकता को उजागर करती है। इस तरीके से आप इसके निष्कर्ष को लिख सकते हैं कि भारत के संविधान की संरचना, मुख्य विशेषताएं और महत्व की व्याख्या कीजिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपको लिखना क्या है, संविधान की संरचना लिखना है। क्या लिखना है? संविधान की संरचना लिखना है। इसके साथ ही आपको उसकी मुख्य विशेषताओं को लिखना है और इसके महत्व को लिखना है। साथ ही देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे के आकार देने में इसकी क्या भूमिका है, मतलब भूमिका भी लिखना है। कैसी भूमिका? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे के आकार देने के लिए किस प्रकार से इसकी भूमिका है। साथ ही आपको समकालीन भारत में इसकी अनुकूलता और प्रासंगिकता पर भी चर्चा करना है। और सबसे लास्ट में साथ ही सामाजिक निहितार्थों और चुनौतियों पर, मतलब चुनौतियाँ भी लिखना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन में पढ़ करके देख पा रहे हैं कि आपको संरचना लिखना है, मुख्य विशेषताएं लिखनी है, महत्व लिखना है, भूमिका लिखना है और चुनौतियाँ लिखनी है। इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसको आप विभिन्न आयामों में तोड़ लेंगे
और फिर इसका आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 38 मार्क्स में है, तो आप 38 मार्क्स का मतलब होता है कम से कम 4 से 5 पेज में आंसर लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर में सबसे पहले भूमिका में है कि भारतीय संविधान एक विस्तृत और जटिल दस्तावेज है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो एक विस्तृत और जटिल दस्तावेज है, जिसमें सरकार की संरचना, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो कुल 448, करीबन 450 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। इस तरीके से हमारे भारतीय संविधान की जो मुख्य ढांचा है इस तरीके से है। यदि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को देखें तो आप यहाँ देख पाएंगे कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में आप लिखेंगे कि लिखित संविधान है, संघीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, एकल नागरिकता है, त्रिस्तरीय सरकार है, विशाल संविधान है, मौलिक कर्तव्य, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण और साथ ही सहकारी समितियां और आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान में संलग्नित है। यदि हम इस सारे के ऊपर डिटेल चर्चा करें तो आप यह समझेंगे कि सबसे लंबा और लिखित संविधान जो है वो भारतीय संविधान है। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में कितने नियम और कानून हैं। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग संविधान हो। जो संविधान केंद्र सरकार फॉलो करती है वही संविधान राज्य सरकार और प्रत्येक व्यक्ति को फॉलो करना होता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जो कि एक व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि जो भारतीय संविधान को लिखने वाले हैं उनका नाम क्या है। अगला है कि नंबर 2 में हमने देखा था विशेषताओं में कि यह विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से करीबन 250 प्रावधानों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी है, क्योंकि 395 में से 250 जो प्रावधान है वो एक ही स्रोत से लिया गया है। इस तरीके से आप यह बोल सकते हैं। बाकी जो है वो आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस इत्यादि के, कनाडा इत्यादि के संविधानों से कुछ कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं। कौन कौन से राइट्स लिए गए हैं इसको हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। या फिर आप प्रीलिम्स की जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, किस तरीके से किनको कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में। इसके अलावा यदि आप चर्चा करें कि सरकार का संसदीय स्वरूप, तो सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो बहुमत दल का शासन, कार्यपालिका एवं विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दायित्व इत्यादि है। साथ ही मौलिक कर्तव्य में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। साथ ही आपातकालीन प्रावधान की यदि बात करें तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विरोध के कारण भी आपातकाल लगता है। यह अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। साथ ही आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत भी लगता है, जो कि वित्तीय आपातकाल होता है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 356 और 365 के तहत भी आपातकाल लगता है, जो कि राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण उत्पन्न आपातकाल होता है। आप इसको याद रखेंगे। आपातकालीन परिस्थितियाँ 3 प्रकार से अनुच्छेद 352, 60, 56 और 65। किसमें किस तरीके से आपातकाल की स्थिति बनती है ये आपने देखा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में अगर बात करें तो आप जानते हैं कि भारत जो है संविधान का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतीक है। ओके, अगर आगे देखें कि भारतीय संविधान के महत्व को देखें तो भारतीय संविधान का जो महत्व है उसे हमने एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के महत्व को देखें तो भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी और राजनैतिक संस्था है। ठीक, यह इसका जो संविधान है
वह भारतीय संविधान के जो महत्व हैं आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के महत्व में सर्वोच्च कानून है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक संरक्षण है, विवादों का निपटारा है, सामाजिक न्याय है, संघवाद है, शक्तियों का विभाजन है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस तरीके से भारतीय संविधान के ढेर सारे आयाम हैं। इन सभी आयामों को भी आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, आगे यदि हम देखें, भारतीय संविधान भारत के शासन के लिए एक प्रमुख दस्तावेज है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार के विभिन्न अंगों को परिभाषित भी करता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा भी देने का कार्य करता है। भारतीय संविधान का राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आप देखे थे कि क्वेश्चन में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक भूमिका पूछा जा रहा था, इसीलिए हमने अपने आंसर में इसको कोट करा। राजनीतिक रूप से जो संविधान की भूमिका है वो है, संविधान भारत को एक संसदीय लोकतंत्र बनाता है जिसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और यह सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का विभाजन भी करता है। यदि हम सामाजिक रूप से इसके कर्तव्यों को देखें तो संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि की रक्षा करता है। यह सामाजिक न्याय, समानता को बढ़ावा देता है जिसमें जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यदि हम आर्थिक रूप से इसके भूमिका को देखें तो संविधान एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सभी के लिए जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार को निर्देशित करता है आर्थिक रूप से। इस तरीके से हमने देखा कि भारतीय संविधान के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या भूमिका रही। आगे हमें यह भी क्वेश्चन में देखे थे कि भारतीय संविधान की अनुकूलता व प्रासंगिकता को पूछ रहा था। तो जो इसकी अनुकूलता और प्रासंगिकता है कि संविधान को जीवंतता मिली है, मूल सिद्धांतों का संरक्षण है, संवैधानिक संशोधन है, न्यायिक व्याख्या है और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की बात है भारतीय संविधान के अनुकूलता व प्रासंगिकता में। इसके अलावा यदि बात करें तो भारतीय संविधान एक मूल दस्तावेज है जो अपने मूल सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता रखता है। यह संविधान की प्रासंगिकता और बदलते भारत में इसकी भूमिका सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही अगर आगे देखें हम तो भारतीय संविधान के सामाजिक निहितार्थ में देखें, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, DPSP नीति निर्देशक तत्व, शहरीकरण और गरीबी और सामाजिक विभाजन, ये सब के सब सामाजिक निहितार्थ में काउंट किए जाएंगे। यदि भारतीय संविधान की चुनौतियों को देखें जो कि आपसे पूछा भी गया था, तो भारतीय संविधान की जो चुनौतियां हैं वो जनसंख्या की वृद्धि, भारतीय संविधान की जो चुनौतियां हैं वो जनसंख्या वृद्धि है, भाषा संघर्ष है, क्षेत्रवाद है, राजनीतिक अस्थिरता है और इसका दुरुपयोग है, अशिक्षा और गरीबी है, सामाजिक अन्याय है, भेदभाव है, सामाजिक असमानता है और आतंकवाद इसके मुख्य समस्याएं हैं, मुख्य चुनौतियां हैं भारतीय संविधान की। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप यह पाएंगे कि जो क्वेश्चन का डिमांड था, चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के डिमांड क्या क्या थे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन का मुख्य डिमांड यह था कि भारतीय संविधान की संरचना को लिखे, जिससे हमने लिख लिया, मुख्य विशेषताएं हमने लिख ली, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे की भूमिका को हमने लिख लिया, इसकी अनुकूलता और प्रासंगिकता को हमने लिख लिया और इसकी चुनौतियों को हमने लिख लिया। इस तरीके से क्वेश्चन का जो डिमांड था उन डिमांड्स को हमने फुलफिल करा। आप यह देख पा रहे होंगे कि डिमांड्स जो है वो फुलफिल हो गया। इंट्रो भी हमने लिख लिया है और मेन बॉडी के सारे पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है। अब लास्ट में हमें लिखना है कंक्लूजन। क्या लिखना है? कंक्लूजन। तो चलिए अब लिखते हैं कंक्लूजन। ओके, अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? अब कंक्लूजन में लिखेंगे कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान सामाजिक न्याय, समानता
और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके सामने कई सामाजिक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को उचित नीतियां बनानी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि एक न्यायपूर्ण और विकसित समाज का निर्माण हो सके। 1957 में भारत की जो स्वतंत्रता तक बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विकास की विवेचना करना है। क्वेश्चन क्या है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन के डिमांड्स को समझिए। पहले क्वेश्चन ये है कि 1857 में, कब 1857 में जो भारत की स्वतंत्रता तक बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विकास की विवेचना करना है कि किस तरीके से तकनीकी और पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ था बिहार में। ओके, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं और भूमिका के बाद हम मेन बॉडी लिखते हैं और मेन बॉडी के बाद आप कंक्लूजन लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले भूमिका में हम क्या लिखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन आखिरकार कहना क्या चाह रहा है, और जब हम क्वेश्चंस के डिमांड्स को समझ जाएंगे तो ये हमारे भूमिका से ही दिखाई देगा कि हमने क्वेश्चंस के डिमांड्स को समझ लिया है। जो भूमिका होती है, इंट्रोडक्शन होता है, वो क्वेश्चंस की डिमांड्स को समझना होता है और समझने के बाद जो आप उसका विश्लेषण करते हैं वो मेन बॉडी में करते हैं और जो आपने लिखा है उसको निष्कर्षतः आपने क्या लिखा है ये कंक्लूजन में लिखते हैं। इस तरीके से आपके आंसर का फ्रेमिंग होता है। ओके, चलिए देखते हैं। आंसर है बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा का विकास 1857 में भारत की स्वतंत्रता तक कई चरणों में हुआ। प्राचीन काल से बिहार की शिक्षा व संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है। प्राचीन काल से ही बिहार जो है वो शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। बिहार में कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो समकालीन विश्व का ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित किया करते हैं। यदि हम बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के चरण देखें, यह 2 चरणों में विभक्त है। एक है प्रथम चरण और दूसरा है द्वितीय चरण। प्रथम चरण जो है ये पाश्चात्य शिक्षा के विकास के 1835 के महत्वपूर्ण माना गया, और साथ ही यह जो द्वितीय चरण है उसमें 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के से आरंभ, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है उसको क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसी तरीके से यदि हम आगे देखेंगे तो आगे यह पाएंगे कि पाश्चात्य शिक्षा जो 1835 ईस्वी में महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा कोष का आवंटन हुआ। मैकाले प्रस्ताव के अनुरूप पटना में पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा आदि में जिला स्कूल की स्थापना की गई। ओके, साथ ही 1863 ईस्वी में देवघर, हजारीबाग, मोतिहारी में भी शिक्षा केंद्र जिला स्तर पर स्थापित हुई, जो कालांतर में पश्चिमी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और द्वितीय चरण की यदि बात करें तो द्वितीय चरण में जो वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच से प्रारंभ हुआ था, जिससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा पर बल दिया था। और साथ ही 1902 में हेनरी फिलिप द्वारा पूसा एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एवं एक्सपेरिमेंट फॉर्म की भी स्थापना की गई थी। और 1863 में इन्होंने पटना कॉलेज की स्थापना, जो आप जानते हैं, पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। बिहार में यदि वुड डिस्पैच की बात करें तो कुछ अपवादों को छोड़कर बिहार में वुड डिस्पैच केवल उच्च शिक्षा तक सीमित रहे। बिहार तत्कालीन समय में बंगाल का एक प्रांत था। इस कारण भी बिहार में पाश्चात्य शिक्षा बाधित रहा, क्योंकि शिक्षण संस्थानों की स्थापना जो है वो बंगाली अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के करते थे, और उस समय जो हमारा बिहार था वो बंगाल का ही भाग था। बिहार के पृथक होने के बाद 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और जो पश्चिमी तर्ज पर स्थापित हुआ और पहला विश्वविद्यालय इसे माना जाता है। यदि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के तृतीय चरण की बात करें तो इस चरण का आरंभ जो है 1917 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1917 से माना जाता है, जो सैडलर आयोग द्वारा, किसके द्वारा? सैडलर आयोग द्वारा व्यावहारिक विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा हेतु व्यावसायिक कॉलेज और डिग्री की उपाधि देने हेतु खोला गया था, और इसका प्रस्ताव खोलने हेतु रखा गया था। तृतीय चरण की यदि बात करेंगे तो हम यहाँ देख पाएंगे कि तृतीय चरण में जो स्थापित संस्थान थे उसमें मुख्य संस्थान था हमारा पटना विश्वविद्यालय 1917 में, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज जो वर्तमान NIT है। 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन, जो कि धनबाद में, अब तो यह बिहार का भाग भी नहीं है क्योंकि अब यह झारखंड में चला गया है। 1930 में पटना वेटनरी पशु चिकित्सा कॉलेज, 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज और 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना हुई थी। साथ ही 1926 में पटना गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल की स्थापना हुई थी।
इस तरीके से तृतीय चरण में जो स्थापित शिक्षण संस्थान थे उनके बारे में हम लिख सकते हैं। आगे बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास कैसे हुआ, क्योंकि नारी शिक्षा आप जानते हैं कि जोरों पर थी और नारी शिक्षा पर 1914 में गठित समिति की सिफारिश पर बांकीपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना भी हुई। प्रत्येक कमिश्नरी में कम से कम एक कन्या विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया और पटना में सेंट जोसेफ स्कूल अपना बालिका विद्यालय की भी स्थापना की गई। साथ ही बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास में बाधा की अगर बात करें तो बिहार में शिक्षा के विकास हेतु पर्याप्त आर्थिक संसाधन का अभाव है और बिहार का जो भाग है वो बंगाल के साथ जुड़ा होना और बिहार में जो है सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़िवादिता ये बिहार के आधुनिक विकास में बाधा है। साथ ही बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास की अगर बात करें तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जो 1925 में स्थापित हुआ था, पटना में मेडिकल की शिक्षा हेतु स्थापित किया गया था, जिसे बाद में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल PMCH के नाम से जाना जाता है। ओके, यदि आप आगे देखें सर्वे विद्यालय, तो सर्वे विद्यालय जो है पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए स्थापित किया गया था, जबकि 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी और मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। साथ ही यदि आप बात करें बिहार में वैज्ञानिक एवं और तकनीकी शिक्षा को लेकर के, तो बिहार में जो वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के बारे में यदि आप बात करना चाहते हैं तो बिहार में जो वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा है वो कई चरणों में है। आप इसको भी यदि देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि तकनीकी शिक्षा का जो बीज है वो 1855-56 में W टैगोर से प्रेरित था। साथ ही 1883 में भागलपुर में TNV कॉलेज की स्थापना हुई। 1897 में BN कॉलेज की स्थापना पटना में हुई। LS कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में स्थापित 1899 में और इसका 126वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और 1926 में खनन प्रौद्योगिकी में शिक्षा विकास हेतु इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा बिहार में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का विकास था किस तरीके से चला था। आप इन सारे को याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन की यदि बात करें तो आप मूल्यांकन में लिखेंगे कि बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा की विकास की जो गति है वो धीमी है, लेकिन वर्तमान समय में IIT, IIMs, NIT, IIM, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय आदि की स्थापना कर इस कमी को दूर करने का काफ़ी हद तक प्रयास किया गया है। प्रगतिवादी नेताओं और बुद्धिजीवी नेताओं के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है और बिहार में लोगों में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ है। इस तरीके से अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, आई थिंक इसमें काफ़ी कमियां हैं, लेकिन आप एक पैमाना लेकर चल सकते हैं कि इस तरीके से आंसर राइटिंग हो सकता है और इस तरीके से आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, यह काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पाश्चात्य और तकनीकी शिक्षा। तो आप इसको ज़रूर, आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिख करके पहले से तैयार करके रखेंगे। ओके, चलिए आज मनोबल बढ़ाने के लिए मेरी मेहनत को मुझे ये ऐसा फील कराने के लिए कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाएंगे। क्वेश्चन है राज्यसभा की संरचना और शक्तियों की विवेचना कीजिए। आप जानते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में हम इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो के बाद हम मेन बॉडी लिखते हैं एंड लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं। मेन बॉडी के बाद क्या लिखते हैं? कंक्लूजन लिखते हैं। ओके, तो चलिए इस सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन इज राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। राज्यसभा केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद का उच्च सदन होता है। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा जो होता है वह संसद का उच्च सदन होता है, जबकि जो लोकसभा होता है वह संसद का निम्न सदन होता है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसको लिखेंगे सबसे पहले हम कि राज्यसभा केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए विधायी मामलों पर गहन बहस करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए अहम भूमिका निभाती है।
यदि हम राज्यसभा की संरचना को देखें, क्योंकि भूमिका के बाद हमें मेन बॉडी लिखने होते हैं और मेन बॉडी में हमसे संरचना और शक्तियाँ पूछी गई हैं, तो हम लिखेंगे कि राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा में विशेष योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। राज्यसभा संघीय शासन व्यवस्था हेतु भी अनिवार्य होता है। यदि राज्यों के चुनाव की पद्धति को देखें तो आप देखेंगे यह जो पद्धति होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों का एवं संघ क्षेत्रों के सीटों के आवंटन का वर्णन है। यह सीटों का आवंटन निम्न रूपों में होता है: एक राज्यों का प्रतिनिधित्व के रूप में, दूसरा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के रूप में और तीसरे नामित सदस्य के रूप में। अब आप तीनों के बारे में यदि चाहें तो आप डायग्राम बना करके भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो तीनों का अलग अलग डायग्राम, अलग अलग फ्लो चार्ट बना करके भी लिख सकते हैं। ऐसे राज्यों के प्रतिनिधित्व की यदि बात करें तो राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य द्वारा जनसंख्या के आधार पर चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यों के प्रतिनिधित्व का सीटों के आवंटन होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व की यदि बात करें तो निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। जबकि नामित सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, यह राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट मनोनीत सदस्य होते हैं जो कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रों से आते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे कि राज्यसभा की शक्तियाँ, क्योंकि आपने देखा था कि क्वेश्चन में राज्यसभा की शक्तियों और संरचना की बात थी, तो संरचना कुछ इस प्रकार से था। अब शक्तियों में देखेंगे कि राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं वो लोकसभा की तुलना में काफ़ी कम है। अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, अपितु कुछ शक्तियाँ जो हैं वो इसमें निम्नलिखित हैं। राज्यसभा की शक्तियों में आप देखेंगे कि इसके पास वित्तीय शक्ति है, कार्यपालिकाई शक्ति है, विशिष्ट शक्तियों में अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 है, संविधान की संशोधन की शक्तियाँ हैं और विधायी शक्तियाँ हैं। इस तरीके की कुछ शक्तियाँ राज्यसभा के पास हैं। यदि विधायी शक्ति में आप देखेंगे कि साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। कार्यपालिकाई शक्ति में लोकसभा के भंग होने पर लोकतंत्र में निरंतरता प्रदान करने का कार्य जो है वो कार्यपालिकाई शक्ति के अंतर्गत आता है। वित्तीय शक्तियों में राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक के लिए रोक सकती है। यह शक्ति राज्यसभा के पास है। साथ ही संविधान संशोधन की शक्तियों में आप देखेंगे कि संविधान संशोधन के विधेयक के प्रश्न पर राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। साथ ही विशिष्ट शक्तियों में केवल राज्यसभा को प्राप्त शक्तियाँ जैसे कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 है। अनुच्छेद 249 में यह चर्चा है कि 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव पारित होगा और यह पारित होकर के राज्य सूची के किसी विषय जैसे राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है। इसके संसद को ऐसे विषयों पर संपूर्ण भारत के लिए या विशेष क्षेत्र के लिए विधि बनाने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और साथ ही अनुच्छेद 312 के तहत बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हो सकता है 2/3 बहुमत से। ओके, अब इसके बाद आप लास्ट में जब शक्तियाँ और संरचना को लिख लेंगे तो आप सबसे अंत में लिखेंगे निष्कर्ष। क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। और आप निष्कर्ष में ऐसा पाएंगे कि जो निष्कर्ष है वो आलोचकों के अनुसार यदि राज्यसभा को समाप्त भी कर दिया जाए तो दैनिक संसदीय कार्यों में कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसा आलोचकों का कहना है। लेकिन फिर भी कई ऐसे मामले हैं जहां राज्यसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सदन संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी विशिष्ट शक्तियों को देखते हुए संसदीय व्यवस्था में इसकी
काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरीके से यदि आप लिखते हैं तो आपका जो आंसर है एक संतुलित आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन है भूजल प्रदूषण। भूजल प्रदूषण भारत का एक बढ़ता चिंता है। ओके, भूजल प्रदूषण जो है भारत की एक बढ़ती चिंता है जो स्वास्थ्य को, कृषि को और पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। भूजल प्रदूषण जो है वो भारत की एक बढ़ती हुई चिंता है जो स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। भारत को भूजल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, इसके प्रभावों और निहितार्थों का विश्लेषण करना है। ओके, भारत में जो भूजल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, प्रभाव है और निहितार्थों का विश्लेषण से वर्णन करना है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा जो भी उठाए गए उपाय हैं, जो भी उठाए गए कदम हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करना है और साथ ही अस्थायी भूजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आगे आने वाली जो रणनीतियाँ हैं, अभिनव रणनीतियाँ हैं, उन पर भी आपको सुझाव देना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन के ढेर सारे डायमेंशन है। ओके, इस क्वेश्चन के ढेर सारे डायमेंशन है, उन सभी आयामों पर आप आज के इस सेशन में आप आंसर राइटिंग करेंगे। आपको पता है कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर भूमिका से स्टार्ट करते हैं। भूमिका के बाद आप क्वेश्चन में मेन बॉडी को लिखते हैं एंड आफ्टर दैट आप कंक्लूड करते हैं, अर्थात कंक्लूजन लिखने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा होता है और 38 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। ओके, आप इस तरीके से भूमिका लिखेंगे। भूमिका आप इस तरीके से लिखेंगे कि भूजल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। ओके, एक गंभीर समस्या है जो भारत के स्वास्थ्य को, पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार पूरे भारत में भूजल प्रदूषण चिंताजनक रूप में बढ़ रहा है। ओके, इसमें कृषि में रसायनों का अत्यधिक उपयोग होना, औद्योगिक अपशिष्ट का निर्वहन होना और अनुपचारित सीवेज का प्रभाव प्रमुख है, जिस कारण से ये जो समस्या है, भूजल प्रदूषण की समस्या है, वो आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आप मेन बॉडी में आएंगे और आप लिखेंगे भूजल प्रदूषण के क्या क्या प्रमुख स्रोत हैं। सबसे नंबर 1 में लिखेंगे प्राकृतिक। ओके, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण। दूसरा कृषि। तीसरा औद्योगिक अपशिष्ट। चौथा शहरीकरण, खारे पानी का अतिक्रमण और अपर्याप्त जल उपचार। ये सब के सब प्रमुख स्रोत हैं भूजल प्रदूषण के। ओके, इसके बाद आप सबके बारे में डिटेल से लिखेंगे क्योंकि 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप लिखेंगे क्या कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक में कुछ भूवैज्ञानिक संरचनाओं में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन और यूरेनियम का उच्च स्तर पर प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है, जो भूजल को क्या करता है, दूषित करने का काम करता है, जो भूजल को दूषित करने का कार्य करता है। कृषि में आप लिखेंगे कि उर्वरकों, कीटनाशकों और शाकनाशियों को अत्यधिक उपयोग से हानिकारक रसायन जल स्तर में पहुंच जाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट में आप लिखेंगे कि अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट अक्सर भूजल स्रोतों से पहुंच जाते हैं, जिससे भारी धातुएं और अन्य विषाक्त पदार्थ मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे शहरीकरण में। शहरी क्षेत्रों में जो लीकेज वाली समस्या है, वो भी सीवेज प्रणालियाँ और अनुचित अपशिष्ट निपटान भूजल प्रदूषण में योगदान करते हैं। खारे पानी के अतिक्रमण में आप लिखेंगे भूजल की अत्यधिक दोहन के कारण समुद्र का जो जल है वो खारे मीठे जलों के भंडारों में घुस जाता है। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान में लवणीय प्रदूषण। ओके, राजस्थान में लवणीय प्रदूषण ग्रामीण वस्तुओं की संख्या में सबसे अधिक है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो लास्ट है अपर्याप्त जल उपचार। अपर्याप्त जल उपचार में आप यह देखेंगे कि पानी को छानने और उपचार प्रणालियों की विफलता से भूजल प्रदूषक प्रवेश कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे क्या, नेक्स्ट आप इस तरीके से लिखेंगे भूजल प्रदूषण के प्रभाव। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे भूजल प्रदूषण के प्रभाव भी पूछे गए थे। तो भूजल प्रदूषण के प्रभाव में आप ये लिखेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। इसके बाद जल संसाधनों का नुकसान है। ओके, इसके बाद किसका नुकसान है, जल संसाधनों का नुकसान है। भूमि का मूल्य कम होना है। ओके, नेक्स्ट है आर्थिक प्रभाव। नेक्स्ट है पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव। ये सब के सब भूजल प्रदूषण के प्रभाव है। ओके, ये सब के सब क्या है, भूजल प्रदूषण के प्रभाव है। ओके, चलिए। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके,
नेक्स्ट आप देखेंगे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में। ओके, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में आप यह देखेंगे कि जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, ओके, जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो दूषित जल पीने से, ओके, दूषित भूजल पीने से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि मेथेमोग्लोबिनोमिया। ओके, आप इस तरीके के एग्जाम्पल्स लिखेंगे ताकि आपका जो आंसर है वो बेहतर हो। जैसे हम ब्रू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, गुर्दे की छठी, कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार, ये सब के सब स्वास्थ्य संबंधी होने वाली समस्याएं हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे जल संसाधनों का नुकसान, जैसे कि भूजल प्रदूषण से जो पेयजल की आपूर्ति दूषित हो रही है, जिससे पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे आर्थिक प्रभाव में भूजल प्रदूषण से कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन जैसे उद्योगों को भी आर्थिक नुकसान देखने को मिलता है, उनको भी आर्थिक नुकसान होता है। भूमि के मूल्य कम होना में आप देखेंगे दूषित भूमि अर्थात भू संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव में आप देखेंगे भूजल प्रदूषण से जल जीवों, पौधों और अन्य वन जीवों को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, अब आप लोग को लिखना है भूजल प्रदूषण पर नियंत्रण। ओके, अब आपको क्या लिखना है, भूजल प्रदूषण पर नियंत्रण। आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, भूजल प्रदूषण पर नियंत्रण में आप इस तरीके से लिखेंगे कि अपशिष्ट जल का उचित निपटान, जन जागरूकता, कृषि पद्धतियों में सुधार, प्रदूषण स्रोतों की पहचान और निगरानी, भूमिगत प्रदूषण चिंता, नीतिगत उपचार, औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन और भूमिगत टैंकों और पाइपलाइनों की निगरानी, ये सब के सब जो हैं वो भूजल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय हैं। ओके, अब इन सब के बारे में हम डिटेल से लिखेंगे। नंबर 1 में क्या है, भूजल प्रदूषण प्रबंधन हेतु कुछ अभिनव रणनीतियाँ भी चलाई गई हैं, ऐसे वर्षा जल संचयन और जलभृत पुनर्भरण। ओके, दूसरा है भूजल उपयोग और विनिमय में अति दोहन वाले क्षेत्रों में प्रतिबंध और भूजल निष्कर्षण का विनियमन। ओके, नेक्स्ट है समुदाय आधारित निगरानी और जागरूकता, तकनीकी हस्तक्षेप जैसे अपशिष्ट जल उपचार और प्रदूषण नियंत्रण में। ओके, नेक्स्ट नीतिगत हस्तक्षेप में आप यह देखेंगे कि राष्ट्रीय जल नीति 1987 और अटल भूजल योजना ये और राष्ट्रीय जल नीति 1987 ये सब के सब क्या है, इनके योजना है। ओके, नेक्स्ट है पीआईबी के अनुसार। ओके, पीआईबी के अनुसार राष्ट्रीय जल नीति में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की वकालत की गई थी। केंद्रीय भूजल नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसीबी जल रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करते हैं। 1974 में सुरक्षित पेयजल अधिनियम पारित किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि 1977 में स्वच्छ जल अधिनियम संशोधन, जिसमें 1972 में संशोधनों को स्पष्ट करते हुए इसे पारित किया गया। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, जो सबसे लास्ट में आप लिखते हैं, निष्कर्ष में आप यह लिखेंगे कि भूजल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो मानव स्वास्थ्य, जल संसाधनों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। यह एक वैश्विक समस्या है। जल प्रदूषण का समाधान करने से भारत में एक स्वस्थ और अस्थायी भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट आंसर के साथ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट आंसर के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे कल। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंसर राइटिंग सीरीज़ पर आपका काफ़ी प्रेम, काफ़ी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कम से कम अभी 25 डेज के लिए इसको कंटिन्यू तो किया ही जाएगा। उसके बाद भी यदि आप इसी तरीके का सपोर्ट बनाए रखते हैं तो मैं इसको बढ़ा करके 50 डेज का सीरीज़ बना दूँगी। ओके, यदि आप 25 डेज तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते हैं तो मैं इस सीरीज़ को बढ़ा करके 50 डेज का कर दूँगी। ओके, धन्यवाद आपके सपोर्ट्स के लिए। आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू।